दोयम दर्जे के लोगों को इतने बड़े पद देने से केवल वो संस्था का सोच, संस्था का पाठ्यचर्या, संस्था का पढ़ाने का ढंग ही नहीं बदलता, परंतु बहुत तेज़ी के साथ वो संस्था बर्बाद होती है। तो ये सवाल ज़रूर लोग उठा सकते हैं कि संस्था को बर्बाद करने का मकसद कैसे हो गया सरकार का। तो इसको समझना तो बहुत आसान है, क्योंकि जब से देश में वैश्वीकरण की घोषणा हुई है 1991 से, तब से एक एक करके हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं को बर्बाद करने की नीतियां अपनाई गई हैं। 90 के दशक में पूरी स्कूल व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए नीति अपनाई गई, जिसका पूरा खाका विश्व बैंक से बनकर आया भारत में, और भारत की सरकार ने उसको क्रियान्वित किया। सभी राजनीतिक दलों ने उस पर चुप्पी साध ली, और 2000 के दशक पे उस बर्बाद की हुई स्कूल व्यवस्था जब बहुत तेज़ी के साथ स्कूलों का निजीकरण शुरू हो गया, बाजारीकरण शुरू हो गया, बहुत बड़ी तादाद में निजी स्कूल खुलने लगे, नई मार्केट खोल दी गई। जब सार्वजनिक स्कूल बर्बाद हुए, सरकार के स्कूल बर्बाद हुए, तब एक नई मार्केट खुली प्राइवेट स्कूलों की। तब 2000 के दशक में अब सार्वजनिक स्कूलों को, यानी सरकारी स्कूल व्यवस्था को बदनाम करने का प्रोग्राम शुरू हुआ। पूरे दशक में इसको बदनाम किया गया, और अब जो दशक है उसमें स्कूल व्यवस्था को बेचा जा रहा है। जब से 2009 का शिक्षा अधिकार कानून आया, तब से कोई 1 लाख स्कूल बंद हो चुके हैं, या उनका विलय कर दिया गया दूसरे स्कूलों के अंदर, और अगले कतार में अब स्कूल खड़े हैं। महाराष्ट्र में ही कोई 14-15 हज़ार स्कूल बंद किए गए हैं, जो कि अब बर्बाद कर दिए गए, उनको बंद करने का बहाना मिल गया। इसी प्रकार से इस उदाहरण को अगर हम समझ लें तो ये समझ में आएगा कि FTII को बर्बाद करने से वो रास्ता खुल जाता है, वो बहाना मिल जाता है सरकार को कहने का कि देखो ये तो अब FTI अच्छा काम नहीं कर रही, जो पहले करती थी अब नहीं कर रही, तो अब एक ही तरीका है, हम इसका निजीकरण कर दें, इसको आउटसोर्स कर दें, इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी सार्वजनिक निजी साझेदारी का बहाना लेकर किसी प्राइवेट संस्था को, किसी NGO को, किसी कॉर्पोरेट घरानों को सौंप दें, चाहे वो बहुराष्ट्रीय कंपनी के लोग, उसको सौंप दें और छूट जाए। और ये इतनी अजीबोगरीब बात नहीं है, केवल 5 साल पहले 2010 में इसकी ठोस कोशिश शुरू हो गई थी, और उस कोशिश के दौरान ये तय हो गया था कि एक ह्यूइट कंसल्टेंट नाम की प्राइवेट कंपनी को, जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है, दुनिया भर के कई मुल्कों में उनके हेडक्वार्टर हैं, उस कंपनी को ये ठेका दिया गया कि FTII को बदलने के लिए आप एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए। और जब वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हुई, तब वहाँ के विद्यार्थियों को समझ में आया कि इसके ज़रिए FTII की जो 100 एकड़ ज़मीन है, उसमें से 10 एकड़ ज़मीन निकाल कर एक प्राइवेट संस्था को दे दी जाएगी, और वो वहाँ पे कंप्यूटर गेमिंग का इंतज़ाम करेगी, और जो कंप्यूटर के खेल खेले जाते हैं, और उसमें ट्रेनिंग देगी FTII के स्टूडेंट्स को, चाहे उसका कोई लेना देना हो फिल्म मेकिंग से या ना हो, वो उसको ठेका मिल जाएगा, और इस बहाने से उसको ज़मीन दे दी जाएगी। इसका बहुत भारी विरोध हुआ। जैसे आज विरोध कर रहे हैं FTII के स्टूडेंट, वैसे ही उन्होंने उस समय जमकर विरोध किया। My first agenda, I thought, when I was coming with you and I saw your placards, the most important one was for me, empower Nayar people. Sir, does this mean that Hewitt is out? It will be out only when the government decides it will be out. You know, the government wanted to do something for us, but they went wrong by asking the Hewitt people to draw this, because they have no idea of what cinema is. Sir, just one question about this whole privatization business. 99 it was McKinsey, 2000 it's a fee increase, 2003 to 2005 it's a number of self-financed short-term courses, and 2010 is a Hewitt report. We keep saying we are against privatization, but we do everything that is to do with privatization and disinvestment. What do you have to say on that, sir? We should not be under this ministry. We should have been under other cultural ministry. Next director should be from the film world. Sir, one more thing. You said earlier that this is a central issue and we need to speak to planning commission. Who is going to do that and when we are going to do that? No, when we decide in the General Council, we have empowered another committee to look into all the needs of the FTI. We don't seem to have been met by Hewitt. हमारा अभी का जो कोर्स है वो 8 महीना पीछे चल रहा है, हमारे सीनियर्स का 1.5 साल से पीछे। ये एक तरह से हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है, तो इसके लिए हम किसको रिस्पॉन्सिबल रखें? See, there are many factors behind it.
आप भी उनमें से कुछ कारण जानते हैं। 2004-05 में यहाँ एक साथ 8 नए कोर्स शुरू कर दिए गए, स्टूडेंट्स की भीड़ बढ़ गई। ओबीसी रिजर्वेशन आने के बाद स्टूडेंट्स की भीड़ बढ़ गई। तो बहुत सारी ऐसी वजहें हैं उसके पीछे बहुत फैक्टर्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, कई बार एटीट्यूड का प्रॉब्लम भी होता है, हर तरफ से होता है, आप लोग भी मानते हैं इस बात को। देरी कई स्तरों पे होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कारण से होती है। लेकिन ये भी हम लोगों ने आज निर्णय लिया है, जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस हालत में नहीं होगा तब तक नए बैच की क्लासेस नहीं शुरू की जाएंगी। That we have decided and we are taking it in the next GC, the emergency GC. सर ये GC की मीटिंग कब होगी? GC की मीटिंग की डेट्स क्या है? मतलब ये इफी के पहले है या इफी के बाद? happen before IFFI, yeah. We are going to have an emergency general council meeting within the next few days, okay, where the draft that is being made about the fresh mandate is going to be approved. But it's my request to you that till then don't have any agitation. No need for it. No need for it. गांधी के एक बहुत खूबसूरत चीज़ को सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। जब 1920 में गांधी जी ने ये आह्वान दिया था कि हम ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाए हुए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को छोड़ दें और बाहर निकलकर राष्ट्रीय आंदोलन जो है आज़ादी का, उसके अनुरूप नए स्कूल, नए कॉलेज और विश्वविद्यालयों का निर्माण करें, तो बहुत लोग छोड़ के आए थे। और उसी समय में अनेक संस्थान जो खड़े हुए थे, एक संस्थान था गुजरात विद्यापीठ 1920, जो गांधी जी ने खुद बनवाया था। उसमें वो 8 साल बाद लौट के आए और वहाँ पे कॉन्वोकेशन एड्रेस दिया, दीक्षांत समारोह 8 साल उसके बनने के बाद दिया। मैं उनको उद्धृत कर रहा हूँ, लगभग इन्हीं शब्दों में उन्होंने कहा मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि हमारी गुजरात विद्यापीठ के विद्यार्थी इस समय दक्षिण गुजरात में बारडोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें हिस्सा ले रहे हैं, उसके लिए लाठियाँ खा रहे हैं और जेल जा रहे हैं और कई जेल में जा चुके हैं। मुझे इस बात का गर्व है और गुजरात विद्यापीठ को उन विद्यार्थियों पर गर्व होना चाहिए। फिर वो आगे जोड़ते हैं गांधी, ये सौभाग्य जूझने का, लड़ने का और जेल जाने का उन विद्यार्थियों को नहीं मिल सकता जो ब्रिटिश सत्ता के संस्थानों में हैं, क्योंकि वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाने की कोई छूट नहीं है, वहाँ पर उनकी आवाज़ की इज्जत नहीं है, उनकी असहमति के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए गुजरात विद्यापीठ जैसे संस्थान ही राष्ट्रीय आंदोलन का सही नेतृत्व करते हैं। मुझे लगता है FTI के सब विद्यार्थियों को इस पर सुनना चाहिए और उनको गर्व होना चाहिए कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई अफसोस की बात नहीं है, अगर मार खा रहे हैं तो भी गर्व होना चाहिए इस बात का कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और गांधी ने जो कहा, वो राष्ट्रीय आंदोलन, नए राष्ट्रीय आंदोलन के हिस्सेदार हैं, वो नए राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण कर रहे हैं वहाँ के विद्यार्थी, पहले भी किया है और फिर कर रहे हैं। कोई भी विचारधारा जो लोगों के प्रश्नों से घबराती है, असल में जो सत्ता पे लोग बैठते हैं उनकी कोई भी विचारधारा हो, अक्सर वो खौफ खाते हैं जब सवाल उठते हैं, वो सवालों से खौफ खाते हैं, जो असहमति के स्वरों को दबाते हैं। ऐसी विचारधारा तो उस संस्थान को, शैक्षिक संस्थान को, कला के संस्थान को, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के संस्थान को, मेडिसिन के जरिए डॉक्टर तैयार करने वाले संस्थानों को हमेशा 2ym दर्जे का और 3रे दर्जे के गर्भ में पहुंचा देगी। वो उसको ऊपर उठा ही नहीं सकती, क्योंकि दुनिया का इतिहास अगर आप देखें ज्ञान के सृजन का, चाहे वो पूंजीवाद के आने के पहले का हो या पूंजीवाद के बाद का हो, वो ज्ञान के सृजन का इतिहास जुड़ा ही हुआ है नए सवाल खड़े करने से। ऐसे सवाल जो उसके पहले नहीं खड़े किए गए, वो नए सोच के लिए और लीक से हटकर नया रास्ता तय करने से। और कला के क्षेत्र में तो ये पूरी परंपरा रही है कि जो यथास्थिति ने, समाज की यथास्थिति ने जो पूर्वाग्रह स्थापित कर दिए हैं, जो मिथक बना दिए हैं, कलाकारों ने हमेशा एक जद्दोजहद की है, उससे तोड़कर एक नया रास्ता तलाशा की। और जिन लोगों ने नया रास्ता तलाशा है, उन्होंने इस समाज को नई दिशा दिखाई है। अब जो विचारधारा नए रास्तों से घबराती है, सवालों से खौफ खाती है, असहमति के स्वरों को दबाने की कोशिश करती है, जैसा भी हुआ केवल फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पे नहीं कि वहाँ के स्टूडेंट्स ने जब विद्रोह किया, अभी सवाल उठाए, उनके फेसबुक के जो पेजेस थे वो ब्लॉक कर दिए गए। इसी तरीके से हमारे भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता संस्थान है, वहाँ के विद्यार्थियों ने जब इसी प्रकार की ताकतों, जैसे फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में स्थापित की जा रही हैं, ऐसी ताकतें यहाँ भी हैं, तो जब उनके ऊपर सवाल उठाए तो उनके भी फेसबुक पेजेस ब्लॉक कर दिए गए। यानी आप लोगों को न विचार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बल्कि उनके विचारों को दबा रहे हैं, उन विचारों का प्रसार न हो सके, प्रचार न हो सके, इसलिए रोक रहे हैं। ठीक वैसे ही
जैसे फांसीवादी जर्मनी में किया गया था, उसके अब बीज अंकुरित होते हुए दिख रहे हैं हमारे देश में, और ये बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे लोग जब ऊंचे पदों पे बैठेंगे तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो संस्थान आगे बढ़ेगा? ये सवाल है। अभी आपको मालूम, अभी हाल की बात है जब IIT मद्रास में अंबेडकर पेरियार विचार मंच को दबाने की कोशिश की गई, और यहाँ तक उनको कहा गया कि आप अंबेडकर का नाम नहीं लेंगे, जिसको भारत रत्न मिला हुआ है, जिनको दुनिया भर में जिस अंबेडकर को इज्जत से देखा जाता है, और उसी दिशा में बढ़ने वाले तमिलनाडु के समाज को आगे ले जाने वाले पेरियार, जिन्होंने उच्च वर्गों उच्च जाति के जकड़न को तोड़ने के लिए आंदोलन खड़ा किया, जन जागरण किया, वही काम अंबेडकर ने किया, उच्च वर्गों उच्च वर्णों के खिलाफ आवाज़ खड़ी करी। इन लोगों से इतना डर है सत्ता को कि उस पर सोचने के लिए जो विद्यार्थियों का मंच बनता है उसको दबा दिया जाता है। जहाँ भी लीक से हटकर साहित्यकारों ने, कलाकारों ने, वैज्ञानिकों ने, इंजीनियर लोगों ने, डॉक्टरों ने जहाँ भी आवाज़ खड़ी की है, वहाँ सत्ता उनसे घबराई है, उसको दबाने की कोशिश की है। और हमारे देश में पिछले 1 साल में तो उसके अनेक उदाहरण एक के बाद उभर कर आए हैं, और फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट को दबाना बहुत ज़रूरी हो गया है, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ने पिछले दशकों में कई ऐसे फिल्मकार बनाए हैं, उनको खड़ा किया है, जिन्होंने भारतीय समाज की जाति रचना पे सवाल खड़े किए हैं। भारत के समाज में जहाँ दलितों को और ख़ासकर दलित मज़दूरों को दबाया जाता है, उनको बंधुआ मजदूर बनाया जाता है, उनके जीवन पे उन्होंने फिल्में बनाई हैं। बच्चों के सृजनशीलता को आगे बढ़ाने के लिए फिल्में बनाई हैं। समाज के तमाम अंतर्विरोधों को उठाकर उन्होंने फिल्में बनाई हैं और देश को शिक्षित किया है, देश के जनमानस को शिक्षित किया है, एक प्रगतिशील, विचारशील और परिवर्तनशील जनमानस तैयार किया है। उस फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट से सत्ता इस समय घबरा रही है। एक घबराई हुई सत्ता के ये संकेत है ऐसे लोगों को वहाँ पहुँचाना। वैश्वीकरण के बाद जिन नीतियों को दुनिया के पूंजीवाद ने भारत पर थोपा है, चाहे वो क्षेत्र स्वास्थ्य का हो, चाहे वो पीने के पानी का हो, चाहे वो यातायात का हो, या वो शहरों के आधुनिकीकरण का हो, शहरों की सुविधाओं का हो, या शिक्षा का हो, कोई भी क्षेत्र हो, जो नीतियों को भारत पे थोपा गया है दुनिया के पूंजीवाद के द्वारा, उन नीतियों को नवोदारवादी नीतियाँ बोला जाता है। ये नवोदारवादी नीतियाँ उसी पूंजीवाद का हिस्सा है जिस पूंजीवाद के खिलाफ दुनिया भर में लड़ाई चलती रही है। ये पूंजीवाद का एक नया चरण है, जब दुनिया के पूंजीवाद को अब नए बाज़ार की ज़रूरत हुई है, नए कच्चे माल की ज़रूरत हुई है। अब उनके लिए जंगल भी नए चाहिए, उनको खदानें भी नई चाहिए, पीने का पानी भी नया चाहिए। इन सब पे उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। ये जो नया नवोदारवादी चरण है पूंजीवाद का, इसमें ये बात हमको समझनी होगी कि इसी चरण में क्यों दुनिया भर में कट्टरवाद बहुत तेज़ी से फैला है। केवल भारत पे नहीं, दुनिया भर में एक कट्टरवाद फैला है और विभिन्न मजहबों की आड़ लेके फैला है। और वो उसी में से कुछ मजहबों ने आतंकवाद का भी रास्ता अपनाया है। आतंकवाद की जड़ें जो हैं, ज़मीन जो है, वो कट्टरवाद है। वैसे नहीं आतंकवाद होता, बिना कट्टरवाद के आतंकवाद नहीं आगे बढ़ सकता है। तो ये दुनिया में जो नई परिघटना आई है, और हमारे देश में भी वैश्वीकरण जब होना था, जब करवाया जा रहा था, तो उसी समय में, ये इत्तेफाक नहीं है कि उसी समय में हमारे यहाँ पर अयोध्या और बाबरी मस्जिद का विवाद खड़ा किया गया, उसी समय खड़ा किया गया। और पूरे 80 के दशक में उसकी तैयारी में भी अयोध्या के नाम पर एक जुनून पैदा किया गया। तो ये और इस अगर देखें तो जितने चाहे वो जो नए नए निर्णय लिए गए, उसमें कहीं ना कहीं आप देखते हैं एक जोड़, एक कड़ी मिल जाती है आपको कि जहाँ पर कट्टरवादी ताकतों को जगह मिलती जा रही है और बढ़ते क्रम में मिल रही है। ये क्यों है ऐसा जोड़ क्यों हो पाता है? जोड़ इसलिए हो पाता है कि नवोदारवाद की नीतियों से भारी तादाद में लोग उनका उत्पीड़न होता है, उनका शोषण होता है, उनको लूटा जाता है, लोग बेघरबार होते हैं, बड़े तादाद में होते हैं। सारा विस्थापन का पूरा मसला ही इस युग में उठा है, इस बड़े तादाद में। पहले तो बहुत छुटपुट होता था। और इसके खिलाफ जब जनता एकजुट होती है, आवाज़ उठाती है, तो उसको उस
आवाज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उन जनता की एकजुटता को, उनके आंदोलन करने की ताकत को तोड़ा जाए। और इसके लिए फिर इस्तेमाल किया जाता है कट्टरवाद का, मजहबी सांप्रदायिकता का, और उसके आधार पर लोगों को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटा जाता है, भाषा के आधार पर बांटा जाता है, एक दूसरे लड़वाया जाता है, ताकि वो एकजुट होकर नवोदारवादी लूट के खिलाफ आवाज़ न उठा सके। और इसके लिए जो सत्ता सांप्रदायिकता का औजार बनाती है, सांप्रदायिकता को औजार के रूप में इस्तेमाल करती है, उन्होंने इस इंस्टीट्यूट को भी अब अपने ओर लेने की कोशिश की है, ताकि ये इंस्टीट्यूट ऐसे ही केवल महज ऐसे फिल्मकार तैयार करे जो वर्तमान यथास्थिति को बरकरार रखने वाली फिल्में बनाए, न कि समाज को बदलने वाली फिल्म बनाए। मुझे लगता है बहुत साफ है कि समाज को बदलने वाली कला, संगीत, फिल्में, नाटक, इससे सत्ता खौफ खा रही है। इसको रोकना ज़रूरी है। इसलिए ऐसे लोग भेजो जो कि इस प्रकार का की पाठ्यचर्या को न होने दें, ऐसा शिक्षण शास्त्र न होने दें, पढ़ाने लिखाने के तरीके बदल दें, और केवल इस प्रकार के फिल्मकार बने जो कि यथास्थिति को बरकरार रखते हैं, न कि यथास्थिति को बदलते हैं।